आपका नाम माइकल है। उस आदमी ने करीब आकर इमरान से कहा। यस, आप कौन हैं? इमरान ने कहा, मुझे रोस्टर ने भेजा है। ये लीजिए 3 तस्वीरें, ये तीनों स्पेशल हॉल में मौजूद हैं। उस आदमी ने हाथ में मौजूद एक लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ाया और फिर इमरान ने जैसे ही लिफाफा उसके हाथ से लिया, वो आदमी उस अंदाज में आगे बढ़ गया जैसे वो उनसे वाकिफ ही ना हो। इमरान ने लिफाफा जेब में रखा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वहाँ आने जाने वालों का खासा रश था। हॉल में दाखिल होकर इमरान ने एक वेटर को रोककर उससे स्पेशल हॉल के बारे में पूछा। नीचे उधर सीढ़ियां हैं। वेटर ने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। आओ, इमरान ने जूलिया से कहा और फिर वो कोने की तरफ बढ़ गया जहाँ से राहदारी आगे जाती दिखाई दे रही थी। जूलिया ने गर्दन मोड़कर अपने उकब में कैप्टन शकील और सालिया को देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नजर न आए। राहदारी का इख्तिताम सीढ़ियों पर हुआ था। वहाँ एक मुसल्ला आदमी मौजूद था, लेकिन उसने इमरान और जूलिया से कोई बात न की। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे और लोग भी आजादाना आ जा रहे थे। चक्कर काटती हुई सीढ़ियां उतरकर वो दोनों नीचे एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां 4 बड़ी मेजों पर बड़े पैमाने पर जुबा हो रहा था, जबकि बाकी मेजों पर औरतें और मर्द बैठे शराब पीने और बातें करने में मसरूफ थे। एक वेटर ने उनकी रहनुमाई एक खाली मेज की तरफ की और इमरान और जूलिया उस मेज पर जाकर बैठ गए। इमरान ने जेब से वो लिफाफा निकाला जिसमें तस्वीरें थी। उसने लिफाफा खोलकर उसमें से तस्वीरें निकाली। ये मध्यम सी तस्वीरें थी जो 3 अफराद की थी। चेहरे भी पूरी तरह वाज़ेह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बहरहाल ये तीनों पहचाने जा सकते थे। इमरान ने चंद लम्हे गौर से उन तस्वीरों को देखा और फिर उन्हें वापस लिफाफे में डालकर उसने जेब में डाल लिया। कैप्टन शकील और सालेहा अभी तक नहीं आए। जूलिया ने आहिस्ता से कहा, हो सकता है कि वो ऊपर वाले हॉल में ही रुक गए हों। इमरान ने हॉल में बैठे हुए अफराद पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन उसे हॉल में उन तस्वीरों के मुताबिक कोई आदमी नजर न आया। इस दौरान वेटर उनके लिए एप्पल जूस के 2 बड़े गिलास रख गया था, क्योंकि एप्पल जूस यहाँ शराब से ज्यादा पसंद किया और पिया जाता था। इसलिए इमरान ने भी बैठते ही वेटर को एप्पल जूस का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ तो इन तीनों में से एक भी मौजूद नहीं है। इमरान ने एप्पल जूस का गिलास उठाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें डॉज किया जा रहा है। जूलिया ने कहा, डॉज का क्या फायदा? वो हम पर फायर भी खोल सकते हैं। हमें जिंदा रखकर उन्होंने हमसे क्या फायदा उठाना है? इमरान ने जूस सिप करते हुए कहा, बहरहाल मेरी छत्तीस कह रही है कि मामला दुरुस्त नहीं है। जूलिया ने भी जूस सिप करते हुए कहा, जो होगा बहरहाल सामने आ जाएगा। इमरान ने कहा और फिर जूस पीकर उसने खाली गिलास मेज पर रख दिया। चंद लम्हों बाद जूलिया ने भी गिलास खाली करके मेज पर रखा और टिश्यू पेपर से मुंह साफ करना शुरू कर दिया। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक इमरान ने चौंक कर कहा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका सर तेजी से भारी होता जा रहा हो। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। उसके कानों में जूलिया की बड़बड़ाहट की आवाजें पड़ी, लेकिन उसका जहन इस कदर तेजी से तारीकी में डूबता चला गया कि वो जूलिया की आवाजों के मफहूम को भी न समझ सका था। अलबत्ता बेहोश होने से पहले ये बात वो अच्छी तरह समझ गया था कि उनके साथ वाकई ड्रामा खेला गया है। कोठीनुमा इमारत मीराना शहर के शुमाल मगरिबी इलाके में वाक़ एक कॉलोनी के अंदर वाक़ थी। उस कोठी के एक कमरे में डेविड कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर फोन मौजूद था। उसके दोनों साथी मीराना शहर में पाकिस्तानी एजेंटों की तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन डेविड जानता था कि इतने बड़े शहर में जहां सयाहों की भी अक्सरियत मौजूद है, चंद तरबियत याफ्ता अफराद को सिर्फ नजरों से चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ना होने से बहरहाल कुछ होना चूंकि बेहतर होता है, इसलिए उसने अपने दोनों साथियों को शहर में घूमने फिरने और मशकूक अफराद को चेक करने के अहकाम दे दिए थे और वो खुद उस इमारत में आ गया था। ये इमारत उसने एक रियल एस्टेट की मदद से हासिल की थी। क्योंकि वो मीराना शहर अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए उसके लिए फौरी तौर पर इमारत हासिल करना कोई मुश्किल न था। और उसने ये बड़ी इमारत इसलिए हासिल की थी कि मशकूक अफराद की निशानदेही होते ही वो उन्हें बेहोश करके यहाँ ले आएगा और फिर उनकी असलियत मालूम करके उन्हें यहाँ आसानी से हलाक कर सकेगा। क्योंकि उसे मालूम था कि अगर शहर की किसी खुली जगह, आबादी या सड़क पर फायरिंग की गई तो यहाँ की इंतहाई अलर्ट पुलिस उन्हें फौरन घेर लेगी और फिर उनका बच निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जबकि यहाँ इमारत में वो ये सारा काम आसानी से करके वापस जा सकते थे। उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं, उसकी उन्हें परवाह ना होगी। और फिर यहाँ पहुँचते ही उसे ब्लैक एरो क्लब के रोस्टर का ख्याल आ गया। उसे मालूम था कि ब्लैक एरो क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रोस्टर ने यहाँ मकबरी का ऐसा वसी और जदीद नेटवर्क फैलाया हुआ है कि कोई आदमी और कोई तंजीम और उसकी कोई कार्रवाई उनकी नजरों से नहीं बच सकती। रोस्टर उसका दोस्त भी था और वह सिवाय इस बार के पहले जब भी मीराना आता था वो रोस्टर से जरूर मिलता था। उसने सोचा कि वो इन लोगों को ट्रेस करने के लिए रोस्टर की खिदमत हासिल करे, लेकिन फिर वो इसलिए रुक गया था कि रोस्टर के आदमी सारा काम जदीद तरीन मशीनरी और सैटेलाइट से
पूरे मेराना में फैली हुई खुसूसी व्यूज के जरिए करते थे। लेकिन इन मशकूक अफराद के पास तो जाहिर है कोई ऐसी मशीनरी नहीं होगी जिनसे उन्हें चेक किया जा सके। लेकिन फिर उसे ख्याल आ गया कि ये ग्रुप लाजमन मेकअप में होगा और रोस्टर मेकअप को सैटेलाइट के जरिए आसानी से चेक कर सकता है। इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ब्लैक एरो क्लब का नंबर दे, डेविड ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। डेविड ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ब्लैक एरो क्लब। राब्ता कायम होते ही एक सख्त सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं रॉबर्ट डेविड बोल रहा हूँ, रोस्टर का दोस्त। रोस्टर से बात कराओ। डेविड ने अपना पूरा नाम बताते हुए कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रोस्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा सख्त और भारी था। रॉबर्ट डेविड बोल रहा हूँ, रोस्टर। डेविड ने कहा। ओह, तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। यही मेराना में ही हूँ, तुमसे खास काम है। डेविड ने कहा। कैसा काम? रोस्टर ने चौंक कर पूछा। 6 अपराध का एक ग्रुप यहाँ पहुंचा हुआ है या पहुंचने वाला है। उनमें 2 औरतें और 4 मर्द हैं। असल में ये लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त ये मकामी मेकअप में होंगे। उन्हें तुमने ट्रेस करना है। जो मुआवजा कहोगे वो दूंगा। डेविड ने कहा। सिर्फ ट्रेस करना है या कुछ और भी करना है? रोस्टर ने कहा। तुम ट्रेस कर लो, बाकी काम हम कर लेंगे। डेविड ने कहा। ये लोग अगर पाकिस्तानी एजेंट है तो फिर ला महला ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता होंगे, क्योंकि इतनी दूर आम लोगों को तो नहीं भेजा जाता। रोस्टर ने कहा। हाँ, इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता लोग हैं और उनके खात्मे के लिए मैं अपने 2 साथियों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन हमारे लिए इतने बड़े शहर में उनको ट्रेस करना मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। डेविड ने कहा। तुम इन्हें हलाक करना चाहते हो तो ये इंतजाम भी हो जाएगा। रोस्टर ने कहा। मैं उन्हें हलाक करने से पहले उन्हें बेहोश करके उनके मेकअप चेक करना चाहता हूँ। डेविड ने कहा। कहाँ ये काम करोगे? रोस्टर ने पूछा। शुमाल मगरिबी इलाके में कॉलोनी है, पैराडाइज कॉलोनी। उसकी कोठी नंबर 18 मैंने हासिल की है। मैं वहीं मौजूद हूँ और वहीं से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डेविड ने कहा। क्या ये सार्च का मिशन है या तुम्हारा अपना कोई सिलसिला है? रोस्टर ने पूछा। सार्च का सिलसिला है, मेरा नहीं। और बर्रे आजम एशिया से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर ये काम किया जा सकता है कि उन्हें बेहोश करके तुम्हारी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाए। बोलो, तैयार हो तुम? दूसरी तरफ से कहा गया। आखिर मसला क्या है? तुम सिर्फ ट्रेसिंग तक महदूद नहीं रहना चाहते, क्या कोई खास बात है? डेविड ने कहा। हाँ, दरअसल जिन लोगों को तुम ट्रेस कराना चाहते हो उन्होंने तुम्हें ट्रेस करने के लिए हमारी खिदमत हासिल की है। और चूंकि ये मसला सार्च का है और सार्च से हम बिगाड़ना नहीं चाहते और अब मुआहदा हो जाने के बाद वापस नहीं हो सकते, वरना हमारी साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए हम उन्हें तुम्हारे आदमियों के बारे में बताकर एक खास जगह पर ले जाएंगे और फिर वहाँ से उन्हें बेहोश करके तुम्हारी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा। और हम तो चाहते थे कि इनका खात्मा कर दिया जाए ताकि वो किसी को ये ना बता सके कि उनके साथ रोस्टर ने ज्यादती की है। लेकिन चूंकि तुम उन्हें बेहोश करने पर पजिद हो, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। रोस्टर ने कहा तो डेविड का चेहरा देखने वाला हो गया। क्या तुम ठीक कह रहे हो? उन्होंने तुम्हें हमारे खिलाफ हायर किया है। वो हमारे बारे में कैसे जानते हैं? डेविड ने यकीन न आने वाले लहजे में बात करते हुए कहा। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि चंद लोग हमारी निगरानी करेंगे या कर रहे होंगे। उनके पास जदीद तरीन निगरानी करने वाले आलात होंगे और चूंकि हम ऐसी मशीनरी को सैटेलाइट से चेक करते हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। चुनांचे मैंने उनसे सौदा कर लिया और फिर तुम्हारे 2 साथी हमारी नजरों में आ गए। उनके पास निगरानी करने वाले जदीद तरीन आलात थे और फिर उनमें से एक आदमी ने तुम्हें फोन किया और इस तरह तुम भी हमारी नजरों में आ गए। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की निशानदेही उन्हें करते, तुमने हमसे राब्ता कर लिया। रोस्टर ने तफसील बयान करते हुए कहा। ओ ठीक है, अब मैं सारी बात समझ गया। लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें बेहोशी के आलम में यहाँ चाहते हैं ताकि हम उनके असल चेहरे सामने ले आए और फिर उन्हें हलाक करे। उसके बाद चीफ को कॉल करके उसकी तसल्ली करा दे, क्योंकि वैसे उसने कतन हमारी बात पर यकीन नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तानी इंतहाई खतरनाक है। डेविड ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, हम उनके लिए ऐसा ट्रैप बिछाएंगे कि वो इधर उधर कदम भी ना उठा सकेंगे। लेकिन उन्हें बेहोश करके तुम्हारी रिहाइशगाह पर पहुंचाने के लिए तुम्हें हमें $10 लाख देने होंगे और वो भी पेश की। रोस्टर ने कहा। गारंटेड चेक मिल सकता है, नकद तो नहीं है। डेविड ने कहा। ओके, तुम चेक तैयार रखो। हमारे आदमी जो उन लोगों को लेकर आएंगे उनका इंचार्ज कॉल होगा, तुम चेक उसे दे देना, वो तुम्हें रसीद दे देगा। रोस्टर ने कहा। उसकी कोई निशानी, इतनी बड़ी मालियत का चेक मैं रिस्क में नहीं डालना चाहता। डेविड ने कहा। ओके,
क्लब के कार्ड पर मेरे दस्तखत होंगे और यही रसीद होगी। रोस्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे 6 के 6 अपराध चाहिए, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। डेविड ने कहा, ऐसा ही होगा, इंतजार करो। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो डेविड ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वेरी बैड, अगर मैं रोस्टर से राब्ता न करता तो उल्टा हम फंस चुके होते। वेरी बैड, डेविड ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसने फोन का रिसीवर एक बार फिर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, उसके पर्सनल असिस्टेंट की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। ये पर्सनल असिस्टेंट उसके 2 साथियों के अलावा था। ये सिर्फ डेविड के लिए ड्यूटी देता था और उसका नाम क्राब था और ये मकामी आदमी था। हेलो क्राब, मेरे ऑफिस में आओ, डेविड ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक वर्दिशी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, नौजवान ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, बैठो। डेविड ने कहा तो क्राब मुअद्दबाना अंदाज में एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हमारे दुश्मन, जिनकी तादाद 6 है, बेहोश करके यहाँ लाए जा रहे हैं। हमने उनके मेकअप वॉश करने हैं और फिर यहाँ उन्हें अलग करना है, लेकिन हमारे पास मेकअप वॉशर नहीं है। तुम स्पेशल मार्केट से जदीद तरीन मेकअप वॉशर ले आओ। डेविड ने कहा, यस बॉस, लेकिन क्या आप उन्हें होश में ले आएंगे? क्राक ने पूछा। नहीं, हमने सिर्फ मेकअप वॉश करने हैं और फिर उन्हें उसी बेहोशी के आलम में ही गोली मार देनी है। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन बॉस, मेकअप वॉश करने के अमल के दौरान वो अस खुद भी होश में आ सकते हैं। क्राक ने कहा तो डेविड चौंक पड़ा। ओह हाँ, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है। होश में आने के बाद तो ये किसी भी तरह सिचुएशन बदल सकते हैं। डेविड ने परेशान होते हुए कहा, बॉस, इनका मेकअप वॉश करने से पहले इन्हें कुर्सियों पर बिठाकर इनके जिस्म रस्सियों से बांध दिए जाए तो फिर ये क्या कर सकेंगे? क्रॉक ने कहा, ओ नहीं, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, रस्सियां उनका रास्ता न रोक सकेंगी। ठीक है, तुम स्पेशल मार्केट से मेकअप वॉशर के साथ साथ क्रॉस 0 के 6 इंजेक्शन भी ले आओ। हम पहले उन्हें इंजेक्शन लगा देंगे, इस तरह ये तवील अरसे तक बेहोश रहेंगे। इसके बाद मेकअप वॉश करेंगे और फिर उसी बेहोशी के दौरान ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा। डेविड ने जवाब दिया, ठीक है बॉस, ये तजवीज बेहतर है। क्रॉप ने उठते हुए कहा, बाहर कार मौजूद है, वो ले जाओ और जल्द अज जल्द वापस आना। मैं जैक्सन और कॉलेज को भी वापस बुला रहा हूँ, अब उनकी शहर में जरूरत नहीं रही। डेविड ने कहा, यस बॉस। क्रॉप ने कहा, छोटा फाटक लॉक न करना ताकि जब जैक्सन और कॉलेज आए तो मुझे फाटक खोलने के लिए न जाना पड़े। डेविड ने कहा, यस बॉस। क्रॉप ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तो डेविड ने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा लेकिन जदीद तरीन ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, डेविड कॉलिंग, ओवर। डेविड ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, जैक्सन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम इस वक्त? ओवर। डेविड ने पूछा। एयरपोर्ट पर बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैंने दुश्मनों को बेहोशी के आलम में कोठी पर ले आने का बंदोबस्त कर लिया है। अब शहर में चेकिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम फौरी तौर पर कोठी पर वापस आ जाओ, ओवर। डेविड ने कहा, यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, कॉलेज कहाँ है? ओवर। डेविड ने पूछा। वो सिटी बस टर्मिनल पर है बॉस, ओवर। जैक्सन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे भी बुला रहा हूँ, तुम भी फौरन आ जाओ, हरी अप, ओवर एंड ऑल। डेविड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने एक बार फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, डेविड कॉलिंग, ओवर। डेविड ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, कॉलेज बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी, कॉलेज, फौरन कोठी वापस आ जाओ, अब चेकिंग की जरूरत नहीं रही। मैंने दुश्मनों को ट्रेस करके और बेहोश कराकर कोठी पर मंगवा लिया है, वो किसी भी वक्त कोठी पहुंचने वाले हैं। मैंने जैक्सन को भी वापस बुला लिया है, तुम भी फौरन आ जाओ, ओवर। डेविड ने कहा, यस बॉस, मैं आ रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, सीधे कोठी ही आना, ओवर एंड ऑल। डेविड ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल लिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद पहले जैक्सन और फिर कॉलेज कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने सलाम किया। बैठो, डेविड ने कहा और फिर उन दोनों के बैठने पर उसने ब्लैक एरो क्लब के रोस्टर से होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी और साथ ही ये भी बता दिया कि उसने क्रॉक को मार्केट से जदीद तरीन मेकअप वॉशर और तवील बेहोशी के इंजेक्शन लेने के लिए भिजवाया है। बॉस, ये तो हैरत अंगेज अंदाज में कामयाबी हुई है, वरना हम तो बड़े परेशान थे कि इतने बड़े शहर में कैसे उन्हें तलाश करे। जैक्सन ने मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ, जब कुदरत मदद करे तो ऐसे ही गैर मामूली वाकयात हो जाते हैं। अब तुम ऐसा करो कि बड़े हॉल में 6 कुर्सियां उनके लिए और एक कुर्सी मेरे लिए लगा दो ताकि उनके मेकअप वॉश कराए जा सके। डेविड ने कहा, बॉस, मेकअप वॉश होने के बाद आप उन्हें हलाक कर देंगे? जैक्सन ने पूछा।
हाँ क्यों? डेविड ने चौंक कर पूछा। बॉस, या तो उनकी फिल्म बंदी कर ली जाए ताकि चीफ कर्नल गॉश को दिखाई जा सके, या फिर उन 6 लाशों को वहाँ पहुँचाने के लिए इंतजाम किए जाए, वरना चीफ को शायद यकीन न आए कि हमने इतनी आसानी से उनका खात्मा कर दिया है। जैक्सन ने कहा। ओ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन 6 लाशें तो वहाँ ले जाना नामुमकिन है। अलबत्ता फिल्म बंदी की जा सकती है। तुम्हारे पास कैमरा है? डेविड ने कहा। यस बॉस, जैक्सन ने कहा। ओके, उसे तैयार कर लो और कुर्सियां लगवा दो। जब ये लोग यहाँ पहुँच जाए तो फिर मुझे इत्तला देना, डेविड ने कहा। यस बॉस, जैक्सन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही उसके साथ बैठा हुआ कॉलेज भी खड़ा हो गया और फिर वो दोनों मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। तो डेविड ने एक तवील सांस लिया और फिर मेज के किनारे पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाकर उसने उसका ढक्कन खोला और बोतल को मुंह से लगा लिया। एक लंबा सा घूंट लेकर उसने बोतल को वापस मेज पर रखा और मेज पर मौजूद टिश्यू पेपर के डब्बे से एक टिश्यू खींचकर उसने अपने होंठ साफ करने शुरू कर दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और क्रॉक अंदर दाखिल हुआ। उसने मुअद्दबाना अंदाज में डेविड को सलाम किया। क्या हुआ? डेविड ने तेज लहजे में कहा। जदीद तरीन मेकअप वॉशर भी ले आया हूँ और क्रॉस 0 इंजेक्शन भी, क्रॉक ने जवाब दिया। ओके, जब बेहोश अफराद हॉल में पहुंच जाए तो मुझे इत्तला देना, डेविड ने कहा। यस बॉस, क्रॉक ने कहा और उसके साथ ही वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। कहीं रोस्टर नाकाम ना हो जाए, चंद लम्हों बाद डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और उस ख्याल के आते ही उस पर बेचैनी और अस्तराब की कैफियत तारी हो गई। वो बार बार फोन की तरफ देख रहा था, लेकिन फोन खामोश था। उसने शराब की बोतल उठाई और उसे तेजी से पीना शुरू कर दिया। फिर न जाने कितनी देर गुजरी थी कि फोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसका अंदाज किसी भूखे उकाब जैसा था। यस, डेविड बोल रहा हूँ, डेविड ने तेज लहजे में कहा। रोस्टर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रोस्टर की आवाज सुनाई दी। ओ, क्या हुआ? काम हो गया या नहीं? डेविड ने बेचैन से लहजे में पूछा। हाँ, हो गया है। वो हमें लंबा खेल खेलना पड़ा है ताकि अगर ये लोग तुमसे बच भी जाएं तो उन्हें हम पर किसी किस्म का शक ना हो और हमारी साख खराब ना हो। बहरहाल ये ग्रुप अब तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला होगा। तुमने चेक कार को देना है, रोस्टर ने कहा। चेक तो मैंने लिख लिया है, वो तो दे दूंगा, लेकिन ये सब कैसे हुआ है कुछ बताओ तो सही, डेविड ने कहा। मैंने उनके होटल फोन करके उन्हें कह दिया कि तुम तीनों कार्टी क्लब के स्पेशल हॉल में मौजूद हो। तुम्हारी तस्वीरें भी उन्हें क्लब के गेट पर मिल जाएंगी। फोन बंद करने के बाद मैंने सैटेलाइट के जरिए उनके होटल के उस कमरे को चेक करना शुरू कर दिया जहां वो मौजूद थे और मुझे उनकी प्लानिंग मालूम हो गई। एक औरत और एक मर्द ने कार्टी क्लब जाना था और तस्वीरें हासिल करना थी। एक मर्द और एक औरत ने उनके उकब में उनकी निगरानी करनी थी, जबकि 2 मर्दों में से एक ने कार्टी क्लब के उकब में खुफिया रास्ता तलाश करना था, जबकि दूसरे मर्द ने नजदीकी पार्किंग से कार उड़ाकर कार्टी क्लब की उगबी गली में ले आनी थी। उनका प्रोग्राम था कि वो तुम तीनों में से एक को अगवा करके ले जाएंगे और बाकी 2 को वहीं गोलियों से उड़ा देंगे और फिर एक आदमी से वो किसी वीरान इलाके में मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर देंगे। इस प्लानिंग के बाद मैंने प्लानिंग की। एक मर्द का नाम माइकल था जो इस ग्रुप का इंचार्ज था। उसके साथ एक औरत थी। उन दोनों को मैंने छूट दे दी। वो कार्टी क्लब पहुंचे। वहाँ उन्होंने एप्पल जूस मंगवाया। तुम्हें मालूम है कि कार्टी क्लब भी मेरा जाती क्लब है, चुनाचे वहाँ पहले ही तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। उन दोनों को एप्पल जूस में बेहोश करने वाली जूद असर दवा मिलाकर दे दी गई, जिसका कोई जायका एप्पल जूस में महसूस नहीं होता। इस तरह उन दोनों को बेहोश करके कमरे में डाल दिया गया। उनके उकब में आने वाले एक मर्द और एक औरत को राहदारी में ही अचानक बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके बेहोश कर दिया गया और उन्हें भी उस कमरे में पहुंचा दिया गया जिसमें पहले दोनों मौजूद थे। उगबी गली में मौजूद एक मर्द को भी अचानक सर पर चोट लगाकर बेहोश कर दिया गया और फिर आखिरी आदमी जो कार लेकर वहां पहुंचा था उसकी नाक पर गैस फायर करके उसे भी बेहोश कर दिया गया और अब इन 6 अफराद को खुसूसी स्टेशन वैगन में डालकर तुम्हारे पास भिजवाया जा रहा है, रोस्टर ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, तुम्हारे आदमी को चेक मिल जाएगा। बेहद शुक्रिया, तुमने वाकई काम किया है, डेविड ने मसरत भरे लहजे में कहा। वैसे तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग इंतहाई खतरनाक है, इसलिए इन्हें बेहोशी के दौरान ही खत्म कर देना। अगर ये होश में आ गए तो फिर तुम्हारे लिए मसला बन सकते हैं, रोस्टर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैंने उनके लिए क्रॉस 0 इंजेक्शन मंगवा लिए हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उन्हें फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे और इन इंजेक्शनों के बाद इनके होश में आने का कोई इसको भी बाकी ना रहेगा, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, विश यू गुड लक, रोस्टर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डेविड ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक उभर आई थी। कैप्टन शकील के जहन पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता हल्की पड़ने लग गई और उसके साथ ही रोशनी की लकीरें उसके जहन में तेजी से फैलती चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गई।
उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और उसे अपने बेहोश होने से पहले के वाकयात याद आने लग गए। उसे याद था कि वो सालिया के साथ इमरान और जूलिया के पीछे चलते हुए क्लब के हॉल की साइड में मौजूद राहदारी में दाखिल होकर चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि दूसरी तरफ से आने वाले एक आदमी ने हाथ घुमाया और पटाख की आवाज के साथ ही कोई चीज सालिया और कैप्टन शकील के कदमों में गिरकर फटी और उसके साथ ही कैप्टन शकील को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन किसी तारीख कुएं में उतरता चला गया हो और उसे होश आया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वो चौंक पड़ा। उसके सारे साथी इमरान समेत वहाँ मौजूद थे। वो सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बांधा नहीं गया था। कैप्टन शकील सबसे पहली कुर्सी पर था, उसके बाद तनवीर और फिर इमरान और सफदर के साथ जूलिया और सालिया भी कुर्सियों पर मौजूद थी, लेकिन उन सबके जिस्म ढलके हुए थे और गर्दनें एक साइड पर थी। एक आदमी हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसमें से सिरिंज निकालकर वो बारी बारी उसके साथियों के बाजुओं में इंजेक्शन लगा रहा था। इस वक्त वो सफदर को इंजेक्शन लगा रहा था। ये मेरे जिस्म को क्या हो गया है, ये क्यों हरकत नहीं कर रहा, कैप्टन शकील ने सोचा। फिर उसे ख्याल आया कि जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ऐसा ही इंजेक्शन उसे भी लगाया गया होगा और शायद ये जिस्म को बेहिस करने वाला इंजेक्शन है, इसलिए उसे होश तो आ गया है, लेकिन उसका जिस्म बेहिस वो हरकत हो गया है। लेकिन उसके साथ ही उसे ख्याल आया था कि एक बार एक किताब में उसने पढ़ा था कि अगर जहनी कुव्वत को उस नुक्ते पर मुर्तकिज कर लिया जाए कि जहनी ताकत से आसाब को तहरीक दी जा सकती है और बेहिस जिस्म को हरकत में लाया जा सकता है। कैप्टन शकील ने इस आइडिया को इमरान से भी डिस्कस किया था और इमरान ने भी उसकी बात की तायद की थी, इसलिए कैप्टन शकील ने उस पर तजुर्बा शुरू कर दिए थे और वो किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी रहा था। लेकिन फिर कोई ऐसा केस शुरू हो गया कि कैप्टन शकील को ये तजुर्बात अधूरे छोड़ना पड़े और फिर वो उसे भूल गया था। अब उसे ख्याल आया तो उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली और अपने जहन के आसाब को हरकत देने पर मुर्तकिज करने की कोशिश में मसरूफ हो गया, क्योंकि आसाब को तहरीक भी जहन से जारी होने वाले सिग्नल से ही मिलती है। इसलिए किसी गैस या दवा की वजह से मुंजमद आसाब को भरपूर जहनी कुव्वत से तहरीक दी जा सकती है, और अगर एक बार मुंजमद आसाब में तहरीक और हरकत पैदा हो जाए तो फिर यह हरकत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और कैप्टन शकील ने कोशिश शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो जहनी तौर पर इस अंदाज में मसरूफ हो गया कि उसका दुनिया व माफिया से कोई ताल्लुक न रहा, और फिर अचानक उसे दोबारा सब कुछ महसूस होने लग गया। पूरी तरह होशियार होते ही उसके दिल में बेख्तियार मसरत की फुलझड़ियां सी छूटने लगी। उसका पूरा जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे उसे लर्जे का बुखार चढ़ आया हो। उसने अपने जिस्म को हरकत देने की एक बार फिर कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने पहले की तरह मामूली से हरकत करने से फिर इनकार कर दिया। तो वो समझ गया कि आसाब का जमोद खासी गहराई तक चला गया है और इतनी जल्दी ये कैफियत दूर न हो सकेगी। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर अपने जहन की पूरी कुव्वत से आसाब को खास तहरीक देने में मसरूफ हो गया। और फिर चंद लम्हों बाद उसका जहन जैसे बंद होता चला गया, क्योंकि उसने उसे एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया था। इसलिए शऊर और लाशऊर दोनों एक लिहाज से बंद हो गए थे और जहन की तमाम ताकत सिर्फ आसाब को तहरीक देने में खर्च होने लग गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका जहन खुद ब खुद दोबारा खुलने लगा, और फिर जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा किसी इंतहाई गर्म तनूर में जल रहा है। उसकी आंखें बावजूद कोशिश के नहीं खुल रही थी। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में अभी तक कोई हरकत महसूस न हुई तो उसके दिल में मायूसी की लहर सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर पड़ने वाली तेज गर्मी की लहर भी गायब हो गई। ये आदमी मेकअप में नहीं है बॉस, कैप्टन शकील के कानों में करीबी किसी की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैंने देख लिया है, अब उसके साथ वाले का मेकअप चेक करो। एक और आवाज उभरी और कैप्टन शकील, जो लाशऊरी तौर पर आंखें खोलने ही वाला था, उसने दानिस्ता आंखें पूरी तरह न खोली, अलबत्ता उसने आहिस्ता से आंखों में मामूली सी झरी पैदा की, और फिर उस झरी के जरिए उसने जो कुछ देखा वो वाकई हैरान कुन था। सामने मौजूद कुर्सी पर एक आदमी बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था, जबकि एक मुसल्ला आदमी उसकी कुर्सी की पुश्त पर खड़ा था और उसके कंधे से मशीन गन लटक रही थी। कैप्टन शकील ने आहिस्ता से कन अखियों से साइड पर देखा तो उसके साथ बैठे हुए तनवीर के चेहरे और सर पर मेकअप वॉशर का मखसूस हेलमेट चढ़ाया जा रहा था, और ये काम एक आदमी कर रहा था जिसकी पुश्त कैप्टन शकील की तरफ थी। उसके कांधों पर भी मशीन गन लटक रही थी। कैप्टन शकील ने नजरें सीधी की तो उसने देखा कि कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी और उसके पीछे खड़े मुसल्ला आदमी की नजरें अब तनवीर पर जमी हुई थी। कैप्टन शकील ने एक बार फिर आंखें बंद की और एक बार फिर अपने जहन को एक नुक्ते पर मुर्तकिज करके उसने आसाब को तहरीक देने के लिए जहन की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल कर दी। उसके साथ ही उसका जहन बंद होता चला गया। उसे अब अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की किसी बात का इल्म न था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर एक बार फिर जागना शुरू हो गया और इस बार जब उसने लाशौरी तौर पर अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की तो उसका दिल बेख्तियार खिल उठा क्योंकि उसके जिस्म ने हल्की सी हरकत की थी। ज़हनी झटका मुंजमद आसाब में तहरीक पैदा करने में कामयाब हो गया है। इनमें से कोई भी मेकअप में नहीं है तो फिर इन्हें हलाक कर दो। इसका मतलब है कि रोस्टर ने हमसे धोखा किया है। एक आवाज कैप्टन शकील के कानों में पड़ी। तो क्या बॉस मजीद लोगों की चेकिंग ना की जाए? एक दूसरी आवाज सुनाई दी। नहीं, चेकिंग तो सबकी करो, लेकिन मुझे न जाने क्यों ये यकीन हो रहा है कि ये असल लोग नहीं है। मैं उस रोस्टर का हशर कर दूंगा। उसने $10 लाख हासिल करने के लिए हमारे साथ ड्रामा खेला है। पहली आवाज ने खासे करक लहजे में कहा, यस बॉस। दूसरी आवाज सुनाई दी और कैप्टन शकील ने एक बार फिर कन अखियों से अपने साथियों की तरफ देखा तो उसने मेकअप चेक करने वाले आदमी को अब आखिर में मौजूद जूलिया के चेहरे और सर पर मेकअप वॉशर का हेलमेट चढ़ाते हुए देखा। उसके साथ साथ उसने ये भी देख लिया था कि इमरान समेत उसके सारे साथियों के जिस्म मुकम्मल तौर पर ढलके हुए थे और सर साइडों पर लटके हुए थे। वो सब मुकम्मल तौर पर बेहोश और बेहिस नजर आ रहे थे।